टेम्परेचर पे ये व्हाइट टिन अपने आप जीरो से नीचे जाने पर ग्रे टिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये टिन के इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से इसलिए फेमस हो गए थे बेटा, क्योंकि एक बार एक युद्ध हुआ था इतिहास में। युद्ध हुआ था नेपोलियन आर्मी के बीच में और मोस्ट प्रोबेबली रशियन आर्मी के बीच में, जितना मुझे ध्यान है नेपोलियन और रशियन आर्मी के बीच में हुआ था। तो उनके बीच में जब युद्ध हुआ था तो नेपोलियन आर्मी ऑलमोस्ट युद्ध जीत चुकी थी, रशिया के अंदर एंटर कर चुकी थी। 60-70% रशिया को उसने ओवरटेक कर लिया था, जितने भी स्टेट्स वहां के थे सब ओवरकम कर चुके थे वो लोग। रशियन आर्मी ऑलमोस्ट हार मान चुकी थी, है ना। पर जीता जिताया युद्ध नेपोलियन आर्मी हार गई थी, और हारा हराया युद्ध रशियन आर्मी जीत गई थी, क्योंकि वहां पे सर्दी बहुत पड़ती है। उस सर्दी के कारण से कैसे हुआ कि वो नेपोलियन आर्मी जब अंदर एंटर हुई तो नेपोलियन आर्मी जो उस टाइम पे कपड़े पहनते थे, उन कपड़ों के अंदर जो ये बटन्स होते हैं बीच के, यहाँ पे टकी बटन्स जो होते हैं, ये बटन्स वो बनाते थे व्हाइट टिन के। किसके? व्हाइट टिन के। व्हाइट टिन सॉलिड होता है, व्हाइट टिन के बटन्स बनाते थे वो लोग। उनके यहाँ पे व्हाइट टिन का प्रोडक्शन ज्यादा था या मिलता ज्यादा था, वो उसको यूज करते थे बटन बनाने के अंदर, ठीक है। रॉयल्टी दिखती थी उनकी उससे, है ना। अब अपन तो प्लास्टिक के बना लेते हैं, है ना, वो लोग मेटल के बनाते थे, है ना। तो वो क्या होता था, अब उस टाइम पे क्या हो, रशिया में सर्दी बहुत जबरदस्त पड़ती है। तो जब अब ऐसा तो है नहीं है कि दो देशों में युद्ध होगा तो एक दूसरे के पास जाएंगे, दो चार गाली बक्की वापस आ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। वहां तो युद्ध होगा तो लंबा ही चलेगा। तो साल भर के जब युद्ध चला और जनवरी फरवरी का मौसम आया, तो उस मौसम के अंदर जैसे ही बर्फ पड़ना स्टार्ट हुई, क्योंकि रशिया में ऑलमोस्ट हर जगह बर्फ पड़ जाती है, तो जैसे बर्फ पड़ना स्टार्ट हुई, टेम्परेचर जीरो से नीचे गया, उनके जो ये कपड़े पहने हुए थे सर्दियों वाले, उन्होंने सर्दी से बचने के लिए वो व्हाइट टिन के बटन लगे हुए थे। अब जीरो से टेम्परेचर नीचे जाते व्हाइट टिन सॉलिड से पाउडर फॉर्म में ग्रे टिन में कन्वर्ट हो गया। सॉलिड से पाउडर बन गया, नीचे गिर गए, है ना, पाउडर फॉर्म में। अब तो सर्दी से बचने की नौबत आ गई, है ना। मतलब अब तो ये है कि सर्दी से बचना मुश्किल हो गया, इज्जत बताना मुश्किल हो गया अपने। तो वो एक्चुअली जीता जिताया युद्ध जो थी वो हार गए थे, क्योंकि सर्दी से ही सैनिक बहुत सारे मर गए थे उस टाइम पे, बचा ही नहीं पाए थे इनको। इसलिए ये युद्ध प्रसिद्ध हुआ और ये टिन के इलेक्ट्रॉन्स उस टाइम प्रसिद्ध हुए। उसके बाद वो भी अपनी तरह देसी प्लास्टिक पे आ गए होंगे, है ना, प्लास्टिक के बटन बनाने थे। चलो, ये था टिन के इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट। ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आया हुआ है, ये पूरी युद्ध का किस्सा क्वेश्चन के फॉर्म में आया हुआ है जेई मेंस के अंदर, एआई ट्रिपल के अंदर। एआई ट्रिपल में इसको पूरा एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया था, और पूछा गया था किस प्रॉपर्टी के कारण से फिर ये हुआ था। तो व्हाइट टिन का ग्रे टिन में कन्वर्ट हो जाने के कारण से हुआ था, ड्यू टू लो टेम्परेचर, बर्फ पड़ जाने के कारण से। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फास्फोरस के अंदर। तीन तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फास्फोरस के, यहाँ पे व्हाइट या येलो फास्फोरस बोल, आप उसको बोल सकते हो, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। तीनों के स्ट्रक्चर यहाँ नहीं बने हुए हैं, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके सामने। आपका काम क्या है, स्ट्रक्चर बनाने का है। कहाँ बनाओगे, इधर देख लो सब एक बार। स्ट्रक्चर आपको बनाना है यहाँ पर, जैसे आपके सामने मॉड्यूल है, ये यहाँ पे तो बनाना व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर इस जगह पर, है ना। रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर यहीं कहीं बना लेना, इसके ऊपर दिखा करके, एरो दिखा करके, और ब्लैक का यहाँ नीचे बना लेना, ये सब। और यहाँ पर भी कुछ हल्का फुल्का है जो लिखने वाला पार्ट है, अब देखो ध्यान से। व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, P4 यूनिट्स होती है, फास्फोरस 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 फास्फोरस, यहाँ पे चारों ऐसे जुड़े होते हैं इस तरह से। हर फास्फोरस पे एक लोन पेयर होता है लाइक दिस, ठीक है। P4 यूनिट्स की फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, P4। ऐसे एक P4 दूसरे P4 से, तीसरे P4 से, चौथे P4 से, हर एक P4 यूनिट्स के बीच में एक अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसको हम बोलते हैं वॉन्डरवॉल। कौन सा बोलते हैं, तो ये वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से व्हाइट फास्फोरस आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया व्हाइट फास्फोरस। अगर मैं रेड फास्फोरस की बात करूं, यहाँ पे रेड फास्फोरस के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ये जो है वो सिंगल यूनिट की फॉर्म में नहीं होता, डिस्क्रीट यूनिट की फॉर्म में, ये पॉलीमर की फॉर्म में होता है। P4 यूनिट्स की फॉर्म में ही है, बस यहाँ पे क्या बनता है, पॉलीमर। क्या बनता है, पॉलीमर बन जाता है लाइक दिस। ये यहाँ पे पॉलीमर बनता है इस तरह से, ये ऐसा, ये पॉलीमर की फॉर्म में। बीच में कौन से बॉन्ड से जुड़ी हुई है हर P4 यूनिट, कोवेलेंट बॉन्ड। एक P4 यूनिट, दूसरे P4 यूनिट, तीसरे P4 यूनिट कौन से बॉन्ड से जुड़ी हुई है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई है। यहाँ पे ब्लैक फास्फोरस जो होता है वो होता है कुछ इस तरह से, एक पी यहाँ, एक पी यहाँ, एक पी यहाँ, 6 मेंबर रिंग, हेक्सागोनल। कैसा, हेक्सागोनल। यहाँ पे इस तरह से पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है ये भी, लेकिन होता हेक्सागोनल फॉर्म के अंदर यहाँ पर लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से होता है, आगे भी एक्सटेंड हो रहा है, आगे भी जा रहा है। ये इस तरह से होता है फास्फोरस का स्ट्रक्चर, ब्लैक फास्फोरस का। आप एक काम करें, ये बना लें, ये बना लें और ये बना लें फटाफट से।
डन। हो गया सभी का? देखो अब ध्यान से, अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, उससे पहले दो तीन बातें और समझते हैं अपन यहाँ पे। पहले व्हाइट फास्फोरस के स्ट्रक्चर को देखो, आपके सामने P4 यूनिट्स बनी हुई है। देखो इसके अंदर बताओ एंगल पीपीपी एंगल कितना है यहाँ पे, पीपीपी एंगल कितना है, कितने एंगल से पीपीपी यहाँ पे, जैसे एक फास्फोरस का राउंड देखो आप यहाँ पे, ये एक पीपीपी एंगल होगा, पीपीपी होगा ना ये एंगल, ऐसे एक पीपीपी एंगल ये होगा और एक पीपीपी एंगल ये होगा, होगा एक दो और ये तीन होगा। अगर एक फास्फोरस में तीन है तो इस पे भी होंगे, टोटल चार पे कितने हो गए, 12, कितने हो गए, 12 पीपीपी एंगल्स हैं। ठीक है, हर फास्फोरस यूनिट किससे यूनिट है, बॉन्ड ओवर फोर्स से। कोई ये पॉलीमर की फॉर्म में है या मोनोमर यूनिट की फॉर्म में है, हमारे मोनोमर ही तो है, सिंगल डिस्क्रीट यूनिट्स की फॉर्म में है ना, ये है पॉलीमर की फॉर्म में। किस फॉर्म में, ये पॉलीमर की फॉर्म में है। अब आपसे पूछा जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, व्हाइट, रेड और येलो, ये ब्लैक फास्फोरस के बीच में। तो व्हाइट फास्फोरस लीस्ट स्टेबल होता है, ब्लैक फास्फोरस मोस्ट स्टेबल होता है। उसका एक कारण है, उसका कारण ये है एंगल स्ट्रेन। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो उस चीज को, एंगल स्ट्रेन अगर ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। 3 मेंबर की 4 मेंबर की रिंग अपने आप में बहुत अनस्टेबल होती है, जबकि 5 और 6 मेंबर की रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। यहां पर आप देखो इस जगह पर, अगर मैं बोलता हूं इस जगह पे देखें तो एक 3 मेंबर की रिंग ये बनी हुई है, 1 2 3, एक 3 मेंबर की रिंग ये बनी हुई है, 1 2 3, बोलो सही है, 1 2 3, एक 3 मेंबर की रिंग ये बनी हुई है, एक ये बनी हुई, कितनी हो गई टोटल 4। जबकि यहां पर कितनी है, एक यहां पर, एक यहां पे, 2 ही है। तो यहां पर 4 है 3 मेंबर की रिंग, हाईली एंगल स्ट्रेन रहेगा, स्टेबिलिटी बहुत कम रहेगी। जबकि इसकी स्टेबिलिटी से और उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि वहां पे 3 मेंबर की रिंग है ही नहीं, सारी मेंबर कौन सी है, 6 मेंबर रिंग मोस्ट स्टेबल है। यही ऑर्डर डेंसिटी का भी रहता है, यही ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट का भी रहता है। और स्टेबिलिटी अगर सबसे कम है तो रिएक्टिविटी सबसे, हाँ, तो रिएक्टिविटी के ऑर्डर में फास्फोरस व्हाइट वाला सबसे ज्यादा रहता है और ब्लैक फास्फोरस सबसे लीस्ट रिएक्टिव रहता है। ब्लैक फास्फोरस दो फॉर्म में मिलता है, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक। अल्फा ब्लैक बीटा ब्लैक में कोई डिफरेंस नहीं है, स्ट्रक्चर भी बिल्कुल यही रहता है, बस चेन का फर्क होता है। अगर ज्यादा संख्या में चेंज जुड़ी हुई है तो वो अल्फा है, और कम संख्या में चेंज जुड़ी हुई है तो वो बीटा होता है। बस इतना सा फर्क है और कोई चेंज उसमें नहीं होता है। अब व्हाइट फास्फोरस, चलो वहां देख लो आप, उसमें व्हाइट फास्फोरस और ब्लैक रेड फास्फोरस में पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं अपन। यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस में देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट वैक्सी सॉलिड होता है, ये इसका अपीयरेंस हो गया, या फिर मैं बोल दूं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। रेड फास्फोरस कैसा होता है, ब्रिटल पाउडर। कैसा है, व्हाइट फास्फोरस पॉइजनस होता है, दस यूज एज अ रैट किलर। दवाइयों में रेड किलर, चूहे मारने वाली दवाइयों में भी काम लेते हैं इसको, व्हाइट फास्फोरस को। लिख दो आगे चाहो तो, पॉइजनस के आगे दस यूज एज अ रैट किलर, दस यूज एज अ रैट किलर। और ये रेड फास्फोरस कैसा होता है, नॉन पॉइजनस। जैसे पॉइंट्स लिखे हो ना, वैसे के वैसे कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ लेना, वैसे के वैसे याद हो जाएंगे। सॉल्युबल इन CS2, इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट में P4 नॉन पोलर सॉल्युबल होगा भी नहीं, जबकि CS2 अपने आप में कैसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर। ये देखो आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है CS2 का। यहाँ पे CS2 में दोनों साइड में ये O की जगह CS2 लगा, S लगा दिया, CO2 का क्या बना दिया, SCH2 बना दिया। नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसके अंदर जो भी नॉन पोलर कंपाउंड है वो सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन व्हाइट फास्फोरस सॉल्युबल हो पाता है, रेड तो इसमें भी नहीं हो पाता। क्यों, पानी में तो होगा ही नहीं, पर इसमें भी नहीं हो पाता रेड वाला। क्यों, क्योंकि रेड है पॉलीमर। क्या है ये, पॉलीमर में अट्रैक्शन की मात्रा ज्यादा रहती है, CS2 उसको ब्रेक नहीं कर पाता है, सॉल्युबल नहीं हो पाता है। तो उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाइट फास्फोरस में सॉल्युबल इन CS2 बट इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि रेड फास्फोरस में इनसॉल्युबल इन वाटर एंड CS2 बोथ। आई वसन में व्हाइट फास्फोरस में डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ P4 आर हेल्ड बाय वॉन वॉल, जबकि इसमें किससे जुड़ा हुआ है, लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। लेस स्टेबल ड्यू टू मोर एंगल स्ट्रेन, इसमें 3 मेंबर रिंग कितनी है, 4 है, जबकि इसमें 3 मेंबर रिंग, इसमें रेड वाले में 2 ही है, वही लिख लो। लेस स्टेबल ड्यू टू मोर एंगल स्ट्रेन के आगे ब्रैकेट में लिख दो 3 मेंबर रिंग इक्वल टू 4, और रेड वाले में लिख देना 3 मेंबर रिंग इक्वल टू 2। व्हाइट वाले में लिख दो 3 मेंबर रिंग इक्वल टू 4, और रेड वाले में लिख देना 3 मेंबर रिंग्स इक्वल टू 2। 3 मेंबर रिंग्स इक्वल टू 4, 3 मेंबर रिंग्स इक्वल टू 2। पेज नंबर 18 बेटा, अब पेज नंबर पूछ रहे हो। अजमा, आजमी, फातिमा, क्या है यार।
डन। एंगल पीपीपी भी लिख देना यहाँ पे, बॉन्ड एंगल पीपीपी कितना है इसमें 12, इसी का पूछा जाता है। हो गया, बोलो ना। लास्ट पॉइंट, इट ग्लोज इन डार्क ड्यू टू स्लो ऑक्सीडेशन। ये ग्लो करता है डार्क के अंदर स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण से। अगर अंधेरे में फॉस्फोरस मतलब फॉस्फोरस खो गया, आप लेकर गया और अंधेरे अंधेरा, तो आपको अगर पहचानना है कि फॉस्फोरस कहाँ रखा हुआ है, आप अंधेरा कर दो रूम का, वो अपने आप चमकने लग जाता है। रेडियम जैसी प्रॉपर्टी देता है, इसलिए ग्लो करता है डार्क के अंदर, वही वाली प्रॉपर्टी फॉस्फोरेसेंस प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। जबकि रेड फॉस्फोरस ये काम नहीं करता है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी का ऑर्डर दे रखा है। व्हाइट की स्टेबिलिटी सबसे कम और मैक्सिमम किसकी, ब्लैक की। स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही है, डेंसिटी का ऑर्डर भी यही है और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही रहता है। देखो अब नीचे इंटर कन्वर्जन दे रखा है, जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। रेड फॉस्फोरस को आप अल्फा ब्लैक में कन्वर्ट कर सकते हो अगर 803 केल्विन का और हाई प्रेशर रिक्वायर्ड हो। आपको व्हाइट फॉस्फोरस को रेड में कन्वर्ट करना है तो 573 केल्विन का इनर्ट मीडियम देना पड़ेगा। व्हाइट को अगर आपको बीटा ब्लैक में कन्वर्ट करना है तो 473 केल्विन और हाई प्रेशर देना पड़ेगा। ऐसा करोगे तो ये इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। बस ये डायरेक्टली ऐसे ही ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कभी पूछेगा नहीं, पूछा तो सिर्फ इंटर कन्वर्जन डायरेक्टली पूछेगा कि टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर की वैल्यूज को ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं रखना है। अब आ रहा है नेक्स्ट यहाँ पे सल्फर के एलोट्रॉप्स। यहाँ पे एलोट्रॉप्स और सल्फर दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में आपको दे रखा है एक तो रोम्बिक सल्फर जिसको बोलते हैं अल्फा सल्फर, एक दे रखा है मोनोक्लिनिक सल्फर जिसको बोलते हैं बीटा सल्फर। अल्फा बीटा सल्फर दोनों की दोनों सेम होते हैं S8 यूनिट की फॉर्म में। क्राउन शेप देखा है सल्फर का क्राउन शेप होता है, ताज आकृति होती है, वो S8 यूनिट की फॉर्म में अल्फा सल्फर भी होता है और बीटा सल्फर भी होता है। बस दोनों के लिंकेजेस में थोड़ा सा चेंज है, इसलिए इनको अल्फा बीटा की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मोस्ट स्टेबल कौन सा है, अल्फा। कौन सा है, अल्फा सल्फर मोस्ट स्टेबल की कैटेगरी में आता है। अल्फा सल्फर को बीटा सल्फर में कन्वर्ट करना है या बीटा को अल्फा में कन्वर्ट करने में एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है जिसको बोलते हैं 95.6 डिग्री सी, है ना। इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। देखो नीचे लिखा हुआ है इसमें, अल्फा सल्फर को बीटा में कन्वर्ट किया हुआ है 95.6 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर जाते ही और कम कर दोगे तो वापस बीटा किस में आ जाएगा, अल्फा में आ जाएगा। नीचे लिखा हुआ है बोथ आर सॉल्युबल इन CS2, दोनों ही CS2 में सॉल्युबल हैं लेकिन पानी में इनसॉल्युबल हैं। क्यों, वही सेम, पानी में क्यों इनसॉल्युबल है, क्योंकि वही नॉन पोलर पोलर में सॉल्युबल नहीं होगा, जबकि CS2 में वो सॉल्युबल आसानी से हो जाएंगे। राइट साइड पे देखो तो मिल्क ऑफ सल्फर, या इसको आप गामा सल्फर प्लास्टिक सल्फर भी बोल सकते हो। और प्लास्टिक सल्फर का साइज जो होता है सल्फर पार्टिकल्स का वहां पे वो कोलोइडल पार्टिकल्स के बराबर होता है, इस कारण से इनको कोलोइडल सल्फर भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज इनके साइज कोलोइडल पार्टिकल्स के थोड़े से बराबर होते हैं, इसलिए इनको कोलोइडल सल्फर भी बोल देते हैं। एक रिएक्शन नीचे दे रखी है आपको जिससे कोलोइडल सल्फर को बनाया जा रहा है। H2S की रिएक्शन किससे करवा रखी है, HNO3 से। HNO3 अपने आप में एक अच्छा ऑक्साइजिंग एजेंट है, H2S रिड्यूसिंग एजेंट है। H2S जब भी रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में आएगा वो हमेशा सल्फर का ही फॉर्मेशन करेगा और सल्फर जो भी बनेगा वो कौन सा होगा, कोलोइडल सल्फर। कौन सा बनेगा, कोलोइडल सल्फर का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। राइट पेज पे आओ, नेक्स्ट पेज पे। डेंसिटी अल्फा की बीटा से ज्यादा होती है, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको, है ना। मेंबर्स अगर बहुत ज्यादा, चेन अगर बड़ी हो तो अल्फा, छोटी हो तो बीटा होती है, इसलिए डेंसिटी चेन पे डिपेंड करेगी। चेन बड़ी है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। बोथ आर पकड़ क्राउन शेप ऐसे हैविंग एसिड यूनिट, एसिड यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनता है सल्फर का। यहाँ पर सल्फर के जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, S8 भी एग्जिस्ट करता है और साथ में S6 भी एग्जिस्ट करता है। S6 जो होता है वो उसका चेयर फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, ये चेयर फॉर्म होती है इसकी यहाँ पे। और S8 जो बनता है वो क्राउन शेप बनता है। कैसे बनता है, दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ आपके सामने। ये रहा सल्फर यहाँ पर, एक सल्फर ये रहा, एक सल्फर यहाँ यहाँ और ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा और यहाँ पे ऐसा, ये क्राउन शेप बनता है एक तो। और S6 बनती है कुछ इस प्रकार से, ऐसा, एक सल्फर यहाँ, सल्फर यहाँ, सल्फर यहाँ, सल्फर यहाँ, सल्फर यहाँ, सल्फर यहाँ, 6 सल्फर होते हैं। ये चेयर फॉर्म है, पता नहीं अजीब सी चेयर बनी है लेकिन ठीक है, दिख रही होगी, थोड़ी सी आराम वाली चेयर बनाई थी, है ना। तो ये S6 चेयर फॉर्म है। हालांकि चेयर S6 वाली जो फॉर्म होती है वो थोड़ी सी लेस स्टेबल होती है S8 के कंपैरिजन में। तो ये अल्फा बीटा दोनों का स्ट्रक्चर ये होता है, अल्फा सल्फर हो या फिर कॉमा बीटा सल्फर हो, दोनों का स्ट्रक्चर एक्जैक्टली S8 यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर S2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है एट हाई टेम्परेचर। आपको मैं बता भी चुका हूँ MOT के अंदर। MOT में मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, बॉस इज ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, B2O2S2 बॉस इज ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, नहीं लिखवाया था क्या? एक दो बैच में छूट गया था मुझसे, ये याद है, तो
वो आपके में छूटा गया। B2O2S2 इज ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होता है। कैसे होता है देखो ध्यान से, आपको याद है ये छोटा सा पॉइंट है, देख लो इधर। B2 मॉलिक्यूल की बात करें, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 10। O2 में कितने थे? 16 इलेक्ट्रॉन थे। और S2 में कितने हैं? 32 इलेक्ट्रॉन है। अपने कोर्स में MOT 20 इलेक्ट्रॉन तक थी, इसलिए इसको अपन नहीं भर सकते थे उसके अंदर, है ना। लेकिन O2 जैसी प्रॉपर्टी इसकी होती है, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड थे ना पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग में, वैसे इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड थे, इसमें भी ऐसे के ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड रहते हैं। इसलिए बोल देते हैं कि B2O2S2, B2O2S2 मतलब बॉस क्या है? बॉस इज ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। कैसा होता है ये? ऑलवेज पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। S2 मॉलिक्यूल हमेशा आपको एग्जिस्ट करता मिलेगा, लेकिन ओनली एट हाई टेम्परेचर, एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। इस बात को ध्यान रखना है। तो आप क्या करोगे, आप लोग देखो उसमें वहां पे बोथ आर, सेकंड पॉइंट, बोथ आर पकर्ड क्राउन शेप हैविंग एसिड यूनिट्स, अल्फा बीटा की बात हो रही है। S2 इज पैरामैग्नेटिक सल्फर व्हिच एक्सिस्ट इन वेपर फॉर्म एट हाई टेम्परेचर। S6 इज चेयर फॉर्म ऑफ सल्फर। ये आपके सामने स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अब आप एक काम करो, ये दोनों स्ट्रक्चर बना लो और ये भी लिख लो आप, B2O2S2 वहीं पर साथ में, B2O2S2 वगैरह वाला पार्ट। बॉस इज ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। डन। टेम्परेचर का इफेक्ट देखो अब सल्फर पे। S8 अल्फा, ये सिर्फ वैल्यूज आपको ध्यान रखना है। S8 अल्फा सल्फर को आपने हीट किया 95 डिग्री 6 पर या 5 पर, आपने बीटा में कन्वर्ट कर दिया। बीटा को आपने फिर से हीट किया 119 डिग्री से आसपास में, किस पे आ गया? लिक्विड सल्फर में। 130 से 119 200 डिग्री से के आसपास में हीट करने पे विस्कोसिटी पहले तो क्या होती है? बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स पास आते हैं। फिर 200 से ऊपर जाने पर विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लग जाते हैं, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बीच के बॉन्ड्स बनने के बजाय टूटने लग जाएंगे और मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगी, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस कम हो जाएंगे। तो सिंपल सा एक यहाँ पे कन्वर्जन दे रखा है आपको टेम्परेचर बेस पे कि किस में कन्वर्ट होता है वो। अब उसके बाद में कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे, सिलिकॉन्स वगैरह दे रखा है। सिलिकॉन के कंपाउंड्स अपने पढ़ चुके हैं, सिलिकेट सिलिकॉन्स वाला पार्ट। तो ये वाला नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 20 पे ऊपर देखो सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सिलिकेट्स दे रखा है कुछ। सोडियम जियोलाइट, क्या बता चुका हूं आपको ये मैं, सोडियम जियोलाइट वाटर सॉफ्टनर के फॉर्म में होता है, Na2O.AsL2O3.SiO2 का होल ट्वाइस, है ना, .XH2 लिखा था अपने, 3D सिलिकेट था। और इसके अंदर जो मेथड होता है पानी को सॉफ्ट करने का, वो होता है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। ये आपको मैं हाइड्रोजन चैप्टर में बताऊंगा कैसे वर्क करता है ये आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। कैटलिस्ट के रूप में भी काम आता है ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, हाइड्रोकार्बन वगैरह आइसोमराइजेशन वगैरह करने के अंदर। ZSM5 ये लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे एग्जांपल, ZSM5 जियोलाइट जो है इज यूज्ड टू कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू पेट्रोल। इथाइल अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने में काम में आता है ZSM5 कंपाउंड, जियोलाइट इसको बोला जाता है। एक बार पूछा यही गया था स्टेट बीएमटी के अंदर, कौन सा कंपाउंड है जो इथाइल अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करता है, बस। तो कौन सा था? ZSM5 वाला पार्ट था। केबीसी में भी पूछा हुआ है, कौन बने करोड़पति में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि इथाइल अल्कोहल को पेट्रोल में कौन सा कंपाउंड कन्वर्ट करता है। तो ये ZSM5 है, जियोलाइट पूछा जाता है वहां पूछा हुआ है और स्टेट बीएमटी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, सिलिका। ये सिलिका जो है आपको ये भी बता चुके हैं, SiO2 3D सिलिकेट था, रेत मिट्टी, और ये कांच बनाने में काम आती है। किसको बनाने में? ग्लासेस बनाने में, कांच बनाने में काम आती है। कितनी फॉर्म से मिलता है? मल्टीपल फॉर्म से मिलता है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो मैंने भी आपको लिखवाए हैं। हेमीमॉर्फाइट याद है, हेमीमॉर्फाइट हो गया, स्पोडियमीन हो गया, ये सारे एग्जांपल्स अपने हेमीमॉर्फाइट के साथ में और भी एग्जांपल्स लिखे हैं, बेराइल वगैरह लिखे, सब सिलिकेट्स हैं वो सब अपने आप में कहीं ना कहीं क्रिस्टलाइन सिलिकेट्स हैं। और अमोर्फस सिलिकेट का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, कीसल गुड़, याद है, जो बायो में डायटम से पढ़ते हो, वाटर फिल्ट्रेशन में भी काम आता है, प्लांट्स फिल्ट्रेशन के अंदर भी काम में लिया जाता है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबलाइट, ट्राइडिमाइट, ये सब भी इसी के एग्जांपल्स होते हैं। ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होता है SiO2 बेटा, क्योंकि आपको पता है ना रेत,
SiO2 रेत अपने आप में 3D सिलिकेट है, सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में इतने जबरदस्त बॉन्ड बनते हैं कि एक तरह का 3D स्ट्रक्चर रहता है, कोवलेंट सॉलिड, याद है डायमंड जैसा ही कोवलेंट सॉलिड स्ट्रक्चर इसका रहता है यहाँ पे, हालांकि डायमंड जितना हार्ड नहीं होता है पर है कोवलेंट सॉलिड, ये भी आसानी से रिएक्शन नहीं करता है। SiO2 जनरली इनर्ट ही होता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में इतने स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होते हैं कि वो अपने आप में इनर्ट ही रहता है, रिएक्शन करता ही नहीं है, केवल करेगा तो NaOH के साथ में या HF एसिड के साथ में ही करता देखा जाता है। और इसी रिएक्शन को ही अपन यूज में लेते हैं फिर ग्लास को या कांच को बनाने के लिए। कैसे लेते हैं वो रिएक्शन अभी आने वाली है, देखो उसमें लिखा हुआ है हाउएवर इट इज अटैक्ड बाय NaOH एंड HF, मतलब NaOH HF से वो रिएक्शन कर जाता है, बाकी से नहीं करता है। क्वार्ट्ज इज यूज्ड टू डेवलप एक्यूरेट क्लॉक्स को बनाने में काम आता है, मॉडर्न रेडियो को बनाने में काम आता है, मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन के अंदर काम आता है। आपने देखा ये घड़ियां जो होती हैं, जैसे ये घड़ी है, अब घड़ी के अंदर इसमें तो कुछ नहीं है, आपने कहीं वॉल वॉचेस पे गए होंगे आप, मतलब जो वॉल वॉचेस जो बेचते हैं उस शॉप पे, तो अंदर क्वार्ट्स लिखा रहता है, देखा होगा वॉचेस के अंदर। वो क्वार्ट्स अपने को लगता है जैसे कंपनी का नाम है ना, पहले लोग ऐसे सोचते थे कि कंपनी का नाम है, वो कंपनी का नाम नहीं होता है, वो क्वार्ट्स क्रिस्टल यूज होता है उसके अंदर, इसलिए उसको क्वार्ट्स लिखा जाता है। ये अंदर जिसपे पूरा फ्रेम है, जिसपे सुइयां लगी रहती है, उसके पीछे बैक साइड पे एक क्रिस्टल होता है जिसको क्वार्ट्स क्रिस्टल कहा जाता है, उसको बनाने में काम में लेते हैं। ड्राइंग एजेंट के रूप में काम आता है सिलिका जेल। आपने देखा होगा बॉटल्स वगैरह के अंदर छोटी सी पुड़िया पड़ी रहती है, कभी कभी नई बॉटल लेकर के आते हो, या ट्रॉली बैग्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर नए ट्रॉली बैग्स में अंदर एक पुड़िया पड़ी रहती है छोटी सी, है ना, होती है ना, वो क्या होता है सिलिका जेल। क्या होता है वो सिलिका जेल होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, क्योंकि अगर अंदर के फैब्रिक को मॉइस्चर मिल गया और उसको किसी ने एब्जॉर्ब नहीं किया तो वो फंगस पड़ सकती है उसके अंदर, क्योंकि फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो फैब्रिक होता है वो फंगस पकड़ लेता है। जरूरी थोड़ी है कि अटैची बनी है तो हाथों हाथी बिक जाएगी, हो सकता है साल लग जाए बिक जाने में या 2 साल लग जाए, पुराने मॉडल भी तो बिकते हैं। तो अंदर सिलिका जेल की छोटी छोटी पुड़ियों को डाल देते हैं ताकि वो उसके मॉइस्चर को ट्रैप करती रहे बारिश के मौसम के अंदर, ताकि फंगस ना पड़े, कपड़ा खराब ना हो। ठीक है, कीसल गुड़ी आ गया, कीसल गुड़ी इज अमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका व्हिच इज यूज्ड इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स। अब आपको 2 रिएक्शन दे रखी है, NaOH की रिएक्शन SiO2 से करवा के Na2SiO3 बना रखा है, और ऐसे SiO2 की रिएक्शन HF से करवा करके पहले SiO4 बना रखा है, फिर SiO4 की रिएक्शन HF से करवा के H2SiF6 हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड बना रखा है, और नीचे लिखा हुआ है दिस प्रोसेस नोन एज इचिंग ऑफ ग्लास। अब ये प्रोसेस क्या होता है वो समझना। आपने पहले NaOH की रिएक्शन SiO2 से करवाई, SiO2 सिलिकॉन का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का, बेसिक होगा या एसिडिक होगा, एसिडिक। NaOH कैसा होगा, बेसिक। एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनेगा, सॉल्ट, तो Na2SiO3 सॉल्ट वहां पे बन गया। लिख दो चाहो तो आप NaOH के नीचे बेस लिख दो, SiO2 के नीचे लिख दो एसिडिक, और सॉल्ट लिख दो Na2SiO3 के नीचे। लिख दिया। अब ये जो Na2SiO3 सॉल्ट बनाना बेटा, इसके नीचे लिखा हुआ है वाटर ग्लास, लिखा हुआ है ग्लास, ये इसलिए है क्योंकि ये कांच का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, कांच का, इसलिए इसको ग्लास लिखा हुआ है। और आगे वाटर शब्द इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एकमात्र नेचर में सिलिकेट अगर कोई सॉल्युबल है पानी के अंदर तो वो Na2SiO3, सोडियम का ही सिलिकेट पानी में सॉल्युबल पाया जाता है, बाकी किसी का भी सिलिकेट पानी में सॉल्युबल नहीं पाया जाता है। इसलिए ये सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 जो है पानी में सॉल्युबल होने के कारण से इसको वाटर ग्लास कहा गया है। वाटर आगे वर्ड लगाया गया जस्ट बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब आगे बात करते हैं। अब ये Na2SiO3 बना है ना, ये क्या होता है, एक्चुअली तरीका है पूरा ग्लास को बनाने का। सब में तो देखो इधर होता क्या है एक्चुअल में, जैसे आपने NaOH की रिएक्शन करवाई SiO2 के साथ में, Na2SiO3 बना, ये ग्लास है, कांच है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है इसलिए पिघला हुआ बिल्कुल कांच बनता है। फिर क्या करते हैं, उसको बड़े बड़े सांचे लिए जाते हैं, बड़ा बड़ा, जैसे बड़ा सा सांचा लिया और उसके अंदर उस ग्लास को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ठंडा कर लिया जाता है, कूल कर लेते हैं, उसको कंडेंस कर लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, बन गया कांच तो बन चुका है, सॉलिडिफाई हो चुका है, प्लेन हो चुका है, सब कुछ ठीक है। अगर ऐसा कैसा मार्केट में भेजना है तो भेज देते हैं। अगर कोई डिजाइन से इनग्रेव करनी है आपको, उस पे कांच पे कोई डिजाइन बनानी है तो फिर आपको उस डिजाइन को बनाने के लिए उसको कहीं ना कहीं कुछ एक अलग रिएक्शन देनी पड़ेगी, जिस प्रोसेस को नाम देते हैं इचिंग ऑफ ग्लास। क्या होता है, उस ग्लास पर अगर आपको डिजाइन को इनग्रेव करना है तो क्या करते हैं, एक बड़ा सा मोम का वैक्स का लेयर चढ़ाते हैं उस ग्लास के ऊपर, वैक्स की लेयर चढ़ा दी। फिर क्या होता है, एक बड़ा सा मशीन होता है जिसका एक पॉइंटर, जैसे मान लीजिए एक बड़ी सी मशीन है जो पॉइंटर रखती है इस तरह का, वो उसको मशीन को पॉइंटर आता है और पॉइंटर अंदर ऐसे एंटर हो जाता है, ठीक है, वैक्स के अंदर यहाँ पर। और मशीन को, उस पॉइंटर को एक्चुअली आप कंप्यूटर पे कमांड देके रखते हो कि कौन सी डिजाइन आपको वहां जाके ड्रॉ करनी है। तो वो क्या करता है, आपने जैसे मान लो कंप्यूटर पे कमांड दिया फ्लावर प्रिंट करना है, तो वो
आएगा पॉइंटर ऐसे और अंदर घुस जाएगा उस वैक्स के अंदर और जाकर के फ्लावर की प्रिंटिंग करके बाहर निकल के वापस आ जाएगा। जहां जहां से वो पॉइंटर गुजरता है वहां वहां की वैक्स हट जाती है। ठीक है, फिर क्या करते हैं वो उसपे HF एसिड डाल देते हैं। कौन सा एसिड? HF एसिड को डाल देते हैं इसमें। ये इस जहां जहां वो पॉइंटर निकला है या वैक्स हट गई है वहां पे, अब HF एसिड जाएगा ग्लास में। Na2SiO3 जो ग्लास बना था उसमें अंदर SiO2 भी है, क्योंकि SiO2 और NaOH उसकी तो NaOH की रिएक्शन से बन के आया है, तो SiO2 का जो कंटेंट उसमें है उसकी HF एसिड से रिएक्शन हो जाती है। फिर देखो सेकंड रिएक्शन जो करवा रखी है वही वाली है। SiO2 की रिएक्शन HF से हुई, क्या बना पहले तो H2 और SiF4, फिर SiF4, ये बने हुए SiF4 से कुछ बचा हुआ HF एसिड फिर से रिएक्शन कर जाता है। कुछ याद आ रहा है? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस BF3SiO4 का, हाँ, तो वहां पे हेक्साफ्लोरोसिलिक एसिड बना था, याद है? तो ये वापस बन जाता रिएक्शन यहाँ पे SiO4 के HF से और बन जाता है H2SiF6 एसिड। और यहाँ जब वो एसिड बनता है तो वो एसिड क्या करता है, उस कांच को खुरदरा कर देता है। जहां जहां से वो वैक्स लेयर हटी थी वहां वहां आपने HF डाल दिया और HF के साथ भी ये रिएक्शन हुई कांच की और वहां पे खुरदरा हो जाता है, रफ हो जाता है, ड्राई, मतलब बिल्कुल वहां पे सरफेस जो है प्लेन नहीं रहती है। और फिर उसके बाद में ठंडा करके उसको धो दिया जाता है, बन गई डिजाइन। बाकी कांच तो पूरा प्लेन का प्लेन है और बाकी जहां जहां पे फ्लावर प्रिंट हुआ है, जहां जहां वहां पे रफ सरफेस हो गया तो डिजाइन बन गई। जैसे आप ये गेट पे देखो, गेट पे एक कांच लगा बीच में, है ना, रफ से डिजाइन बनी हुई है बीच में, इसको बोलते हैं इचिंग ऑफ ग्लास। क्या बोलते हैं? इचिंग ऑफ ग्लास पे कांच पर डिजाइन्स को एनग्रेव करना, डिजाइन्स को बनाना इज नोन एज व्हाट? इचिंग ऑफ ग्लास, इसे कहा जाता है। ये प्रोसेस मोम की वैक्स की लेयर और साथ में HF एसिड की हेल्प के द्वारा किया जाता है। सारे पे एक साथ HF एसिड डाल देंगे, मोम की लेयर नहीं चढ़ाएंगे तो कुछ भी बन जाएगा। अभी ढोलना ही है तो ढोलने पे तो कुछ भी बनेगा ना। आपको पर्टिकुलर डिजाइन बनानी है तो बनाने के लिए आपको आसपास का एरिया बचाना पड़ेगा, उसके लिए फिर वैक्स की लेयर चढ़ा दी जाती है। आई बात समझ में? तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। इससे एक बात और क्लियर हो जाती है कि HF एसिड अगर ग्लास से रिएक्शन करता है तो ग्लास से HF एसिड अगर रिएक्शन करता है तो HF एसिड को ग्लास में स्टोर करके रखा नहीं जा सकता, क्योंकि आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। आई बात समझ में? तो देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, पूरा ये पॉइंट वही है, बस आप एक पॉइंट वहां पे ऐड कर लो इचिंग ऑफ ग्लास के बाद में कहीं लिख दो HF acid cannot be stored. HF acid cannot be stored in glass containers as they reacts with each other. HF acid cannot be stored in glass containers as they reacts with each other. HF acid cannot be stored in glass containers as they reacts with each other. नेक्स्ट आ रहा है देखो सिलिकॉन वाला पार्ट। कर चुके हैं क्या? बोलो ना। उसके बाद में आ जाओ ब्लीचिंग एजेंट वाले पार्ट पे। अब ये ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है समझना इस पे। यहां पे देखो, ब्लीचिंग एजेंट, करेक्ट सर? देखो ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं, ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है वो समझते हैं पहले तो अपन यहाँ पे, फिर ब्लीचिंग एजेंट अपने आप समझ में आ जाएगा। किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को, अगर कोई कलर्ड सब्सटेंस है, उस कलर्ड सब्सटेंस को अगर आपको कलरलेस में कन्वर्ट करना है, उसका रंग हटाना है, रंगीन कंपाउंड को रंगहीन बनाना है, तो आपको कोई ना कोई ब्लीचिंग एजेंट लेना पड़ेगा। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग। क्या बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को? ब्लीचिंग। अब ये ब्लीचिंग एक्शन जो है वो किस तरह से हो सकता है? ब्लीचिंग जो करवाई जाती है वो दो तरह के प्रोसेस हैं ब्लीचिंग करवाने के। एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीडेशन द्वारा, जिसमें हम नेसेंट ऑक्सीजन को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? नेसेंट। और एक प्रोसेस है बाय रिडक्शन, जिसमें हम नेसेंट हाइड्रोजन को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन को यूज करते हैं। रिडक्शन करने का काम करती है नेसेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन करने का काम करती है ऑक्सीजन। अब इसमें जो कंपाउंड हमें यूज करने, जो ब्लीचिंग एजेंट हमारे कोर्स में है, एक तो है O3 ओजोन, एक है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक है Cl2। ये दोनों विद मॉइस्चर, क्या है ये? विद मॉइस्चर, मॉइस्चर की हेल्प से या मॉइस्चर को निकाल करके साथ में ब्लीच करने का काम करते हैं। ये भी विद मॉइस्चर वाली बात है, ये विद मॉइस्चर की कैटेगरी में आता है ये दोनों। ठीक है, ये वाला रिडक्शन के अंदर एक ही एग्जांपल अपने कोर्स में है, वो है SO2 गैस, जो भी विद मॉइस्चर ही ब्लीच करने का काम करता है। ये भी मॉइस्चर के साथ ही करता है। अकेला ड्राई ब्लीच करने वाला, मॉइस्चर की हेल्प के बिना करने वाला, वो कौन है? ओजोन। कौन सा है? ओजोन। अब ये तीनों कैसे ब्लीच
करने का काम करते हैं, कलर सब्सटेंस को कलरलेस में कन्वर्ट करने का काम कैसे करते हैं वो समझाता हूं मैं आपको यहाँ पे। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है और रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे ब्लीच हो जाता है। जैसे हम जनरली बोलते हैं बेटा कि कोई भी सब्सटेंस अगर कलर है तो इसका मतलब उसका नेचर पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि मोस्टली पैरामैग्नेटिक स्पीशीज जो होती है वो कैसी होती है, कलर्ड होती है, और डायमैग्नेटिक स्पीशीज कैसी होती है, कलरलेस होती है। 100 में से 96 एग्जांपल 97 एग्जांपल इसी के मिलेंगे आपको कि पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड है और डायमैग्नेटिक है तो कलरलेस है। हालांकि ऐसा हमेशा फॉलो नहीं होता है। जैसे O2 कैसी पैरामैग्नेटिक है, हमारे आसपास कितनी सारी O2 है, हमें दिख तो रही है, दिख तो नहीं रही ना, कलरलेस गैस दिख नहीं रही है, तो ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन हाँ मोस्टली में होता है। तो अगर कोई कलर्ड सब्सटेंस है, जैसे मान लो मैंने कोई कलर्ड सब्सटेंस लिया है, कोई कपड़ा ही लिया है, यहाँ पे कोई कलर्ड कपड़ा यहाँ पे है ना, अब ये पैरामैग्नेटिक है, कलर्ड है इसलिए पैरामैग्नेटिक बोल दिया मैंने इसको। यहाँ पे पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है। अब मैंने क्या किया, इनमें से किसी को पास किया है ना, ऑक्सीडेशन करवाया उसका ब्लीच करने के लिए, तो उसने उन्होंने क्या दिया, नेचुरल ऑक्सीजन। अब जैसे नेचुरल ऑक्सीजन गया बेटा, तो नेचुरल ऑक्सीजन क्या होता है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको क्या पसंद है, इसको इलेक्ट्रॉन खाना पसंद है, इलेक्ट्रॉन खा करके अपने आप को O-2 में लाना पसंद होता है इसको। ऑक्सीजन पे चार्ज -2 स्टेबल होता है, तो वो -2 में आने के लिए इलेक्ट्रॉन खा जाता है। तो जैसे आपने इसको पास किया इस कलर्ड सब्सटेंस में, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पैरामैग्नेटिक नीचे दे रहे थे, इसको कलर्ड बनाए हुए थे, उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कौन खा गया, नेचुरल ऑक्सीजन, और किस में कन्वर्ट हो गया, O- में। अब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे या नहीं बचे, नहीं बचे। पैरा से सीधा क्या हो गया, डाया, कलर्ड से सीधा क्या हो गया, कलरलेस। कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। और ये ब्लीचिंग कहलाती है परमानेंट। कैसे कहलाती है, ये परमानेंट ब्लीचिंग होती है। इसमें वापस से आप कलर दोबारा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो उस कपड़े के अंदर ऑटोमेटिकली। हाँ, इंप्योरिटी मिलाकर के बाद में अपने आप आगे होके करना चाहो तो अलग बात है, अपने आप नहीं होगा, है ना, परमानेंट ब्लीचिंग होती है। लेकिन अब यहाँ बात करते हैं इसके अंदर रिडक्शन से। ये तो ऑक्सीडेशन द्वारा ब्लीच करने का प्रोसेस हुआ कि कैसे ऑक्सीडेशन द्वारा ब्लीच करने का काम होता है, पैरा को कैसे डाई में बदला जाता है। अगर आपने यहाँ पे लिया कपड़ा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब आपने क्या पास किया इसमें, नेचुरल हाइड्रोजन। क्या पास किया, और नेचुरल हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है, इतनी नींद क्यों आ रही है, सुनने पे नींद आ गई, सो रहा है तो सुन कर रहा है, जाओ मुंह धोआओ, जाओ। शर्ट के बटन पे तो लगा बेटा, व्हाइट टिन के बने हुए हैं क्या, कहां गिर गए ये, अरे यार ऐसे क्या करता है। कोई नहीं देख रहा तेरे को, फिर भी देखो देखो, तो आपने यहाँ पे कलर्ड सब्सटेंस लिया। अब इसमें क्या बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है ना। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपने क्या पास किया, नेचुरल हाइड्रोजन। क्या पास किया, नेचुरल हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन छोड़ करके H+ में जाना पसंद है। आप हाइड्रोजन के मैक्सिमम कंपाउंड प्लस वाले देखोगे, बहुत कम कंपाउंड होते हैं हाइड्रोजन के जिसमें वो माइनस में होता है, बाकी समय वो प्लस में होता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद है, तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन खिलाए, क्या करा, खिलाए, रिड्यूस किया। और इलेक्ट्रॉन खिलाए जब इसमें दिया आपने, नेचुरल हाइड्रोजन पास किया, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले से भी थे और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, रिपल्शन चालू हो गया। रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या चालू होगी, पेयरिंग। क्या चालू होगी, पेयरिंग। और पेयरिंग होने से धीरे धीरे पैरा से डाई में कन्वर्ट हो गए, और डाई में कन्वर्ट होते कलर्ड से कलरलेस हो गए। इस तरह से ब्लीच हो जाता है। आई बात समझे। अब ये वाली ब्लीचिंग टेम्पररी कहलाती है। क्या कहलाती है, ये टेम्पररी ब्लीचिंग होती है। ये वाली ब्लीचिंग टेम्पररी इसलिए है क्योंकि अगर आपने इस वाले सब्सटेंस को वापस से एयर में छोड़ दिया, हवा में, खुली हवा में लेकर के आ गए, तो एयर में क्या है, O2। क्या है, O2। O2 अपने आप में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को जो हाइड्रोजन ने खिला खिला के इसको ब्लीच किया था, डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट किया था, उनको फिर से खा जाएगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन फिर से वो खा गया तो वो पैरा, फिर डाय से सीधा क्या हो जाएंगे, वापस से पैरा, और पैरा होते वापस कलरलेस से कलर्ड हो जाएंगे। इसलिए ब्लीचिंग कैसी हुई, टेम्पररी की परमानेंट, टेम्पररी ब्लीचिंग होती है। वो अपने आप कलर रीगेन कर लेता है एयर की प्रेजेंस के अंदर। आ रही बात समझ में। अब ये O3 वगैरह ये सब जो है, ये कैसे नेचुरल ऑक्सीजन पास करते हैं, या ये कैसे नेचुरल हाइड्रोजन देता है, उसका मैं प्रोसेस समझा रहा हूं आपको। यहाँ पे O3 थोड़ा सा अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, टूट जाता है O2 प्लस नेचुरल ऑक्सीजन में अपने आप ही, बिना किसी पानी की हेल्प से या पानी को प्रोडक्ट में निकाले बिना ही यहाँ पे नेचुरल ऑक्सीजन निकल जाती है। इसलिए ड्राई ब्लीच करने का काम करता है, ड्राई ब्लीच करता है। H2O2 भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो जाता है, टूट जाता है H2O प्लस नेचुरल ऑक्सीजन के अंदर। नेचुरल ऑक्सीजन तो दिया, लेकिन किसके साथ दिया, इसलिए मॉइस्चर की यहाँ पे नीड हो गई, मॉइस्चर निकल करके आ रहा है, तो मतलब मॉइस्चर के साथ में ब्लीच करने का काम करता है। Cl2 में कहीं भी नेचुरल ऑक्सीजन नहीं है। देखो Cl2 में 2 Cl ही है, ऑक्सीजन कहां से आएगा, वाटर से। तो इसकी जब वाटर से रिएक्शन करवाई जाती है तो Cl2 पानी से रिएक्शन करके, आपको याद है HOCl और HCl बनाता था, है ना, एक +1 वाला ऑक्सीजन एक हाइड्रेट बनाता था। ये HOCl फिर से थोड़ा सा अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, टूट जाता है HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर। इस तरह से नेचुरल ऑक्सीजन निकल जाती है, लेकिन किसकी हेल्प से निकली,
इसलिए इन दोनों में कहीं ना कहीं वाटर काम में आ रहा है, या तो निकल रहा है या फिर हेल्प मिल रही है, इसलिए ये कैसे करते हैं विद मॉइस्चर, जबकि O3 में कोई वाटर की नीड नहीं है, इसलिए वो कैसे करता है ड्राई ब्लीच। कैसे करता है SO2 कैसे करता है, वाटर के साथ में ही करता है। SO2 नेचुरल हाइड्रोजन कैसे देगा, वाटर की हेल्प से। जब SO2 को पानी में डाला जाता है तो बनता है H2SO3 एसिड, और यही H2SO3 एसिड जो है उसको वाटर में दोबारा डालते हैं तो डाइल्यूट करते हैं तो बन जाता है H2SO4, साथ में 2 नेचुरल हाइड्रोजन यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो जाते हैं। तो इसने भी नेचुरल हाइड्रोजन दिया, लेकिन किसकी हेल्प से दिया, वाटर की, इसलिए ये भी मॉइस्चर के साथ ब्लीच करने का काम करता है। इसके बाद मैंने आपको कैल्शियम एक ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी बताया था, याद है, एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaCl.COCl का होल याद है, A.B.C.2H2 करके बताया था, है ना। तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, ये रहा CaCl2.CaOCl2.CaOH2.2H2, याद है आपको, .2H2 ये फॉर्मूला बना था उसका। और इसका ये होता है एक्चुअल ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल फॉर्मूला देखोगे ना आप, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअल फॉर्मूला, ये रहा। ये तो सिर्फ एक है कि भाई बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट इसकी रहती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये बनाया जाता है। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल फॉर्मूला। कैल्शियम कितने बताओ इसमें, 2, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे देखो 2, और क्लोरीन कितने हो गए 4 हो गए। आप इसको काटो यहाँ पे, एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाओ CaOCl2, यही तो पढ़ते हो आप शॉर्ट में, यही ब्लीचिंग पाउडर होता है, होता नहीं होता है। अगर आप इसमें देखो कैल्शियम पे यहाँ पे एक आयनिक बॉन्ड से OCl- जुड़ा हुआ है और एक Cl- यहाँ जुड़ा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूले में कितने Cl पे कौन कौन सा चार्ज है, तो इस वाले Cl पे तो +1 होता है और इस वाले Cl पे, हाँ, तो दोनों पे ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होता है, ध्यान रखना, क्योंकि O पे चार्ज -2 है। अरे बोलो ना, O पे -2 है, इस पे +1 है, तभी तो O पे OCl पे -1 होगा और एक Cl- वाला रहता है, तो एक पे +1 और एक पे -2 रहता है। अब उसमें देखो आप ब्लीचिंग एक्शन वाले पार्ट में देखो, कन्वर्जन ऑफ, पूरा पढ़ना इसको, ब्लीचिंग एजेंट में कन्वर्जन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस इनटू कलरलेस सब्सटेंस by using a suitable bleaching agent is what bleaching can be done by oxidation and reduction। कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस में कन्वर्ट किया ऑक्सीडेशन द्वारा, क्या कौन सी ब्लीचिंग है, परमानेंट। जबकि नीचे कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस में कन्वर्ट किया रिडक्शन द्वारा, कौन सी ब्लीचिंग है, टेम्पररी। और अगर खुली हवा में छोड़ दिया एयर में, तो एयर में क्या है, ऑक्सीजन वापस से इलेक्ट्रॉन खा करके उसको क्या कर देगी, कलरलेस से कलर्ड में कन्वर्ट कर देगी। ब्लीचिंग कैसी हुई, टेम्पररी। एग्जांपल दे रखे बेटा आपको ब्लीचिंग एजेंट के, बाय ऑक्सीडेशन कौन करता है और रिडक्शन कौन करता है। मॉइस्चर के साथ में कौन है, 3 H2O2Cl2 और SO2। विदाउट मॉइस्चर कौन है, अकेली, कौन सी, O3 ओजोन गैस है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला दे रखा है आपको बेटा पूरा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर Cl का कितना है, 0, क्योंकि एक पे +1 और एक पे -1 तो एवरेज क्या हो गया 0, और स्ट्रक्चर बना रखा है। ये है पूरा जो अपने पढ़ा अभी, अरे बोलो ना, ये पूरा पार्ट जो अपने डील किया, क्लियर हो गया सारा पार्ट पूरा अच्छे से। कौन सा, ये वाला, अरे बहुत डाइल्यूटेड है, ये अल्ट्रा डाइल्यूटेड है, और ये बनाया नहीं है, ऐसे नहीं सीधा SO2 गैस पास करते हैं, ये पूरा सॉल्यूशन बनाया जाता है, नेचुरल हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, उसके बाद पास किया जाता है, इससे बनाया जाता है इसको, बस ये है। ये तो अल्ट्रा डाइल्यूटेड है, इसको कोई फर्क नहीं डालता, क्योंकि इसको आप यूज करते ही नहीं है उसमें, ऐसे थोड़ी डालेंगे उसके अंदर अपन, ये नहीं डालते हैं, सिर्फ नेचुरल हाइड्रोजन को निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। अब आज नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाला पार्ट। आपको पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जो वाटर को एलिमिनेट करने का काम करते हैं। तो मेरे को आप ये बताओ, मैंने आपको एक रिएक्शन करवाई थी, मैंने आपको ऑक्सी एसिड पढ़ाए थे। ऑक्सी एसिड मैंने आपको ये लिखवाया था कि अपन किसी भी एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो वो ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, याद है। और उसी ऑक्सी एसिड से वापस से वाटर निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, एसिडिक एनहाइड्रेट बन जाएगा, याद है, एसिडिक ऑक्साइड वापस बन जाएगा। तो वाटर निकालने का काम कौन करेगा एसिड से, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आपके कोर्स में कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, 4 हैं। एक तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, एक आपके कोर्स में है P4O10, एक है कैल्शियम ऑक्साइड चूना, याद है आपको, चूने की प्यास बहुत ज्यादा होती थी, चूना। और एक होता है कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस। ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मैंने कहाँ बनाया था आपको, कहाँ बनवाया था, कहाँ बताया था मैंने इसको, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। आगे नहीं, सॉल्व अमीनो प्रोसेस, एस ब्लॉक में सॉल्व अमीनो प्रोसेस के अंदर एक रिएक्शन करवाई थी ना लास्ट में, ये अमोनियम का ये बना था, ये अमोनियम क्लोराइड मैंने करवाया था। इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवा के रखी थी। मैंने कहा था ये बेस तैयार करके रखा हुआ है आपने, बुझा हुआ चूना, याद है। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर पिला के ये दिया था आपने। फिर ये कैल्शियम +2 का अटैक हुआ था Cl- पे, और OH का अटैक हुआ था इसके H+ पे। अरे कुछ भी याद नहीं आता है, ये ऐसे। और इसके OH- का अटैक हुआ था इस पे, H+ और OH- मिलकर क्या बना दिए थे, वाटर बना दिए। तो कौन सी गैस निकल गई थी, अमोनिया निकल गई थी। इसको रिसाइकिल करते थे, याद है। और कैल्शियम का अटैक Cl पे जब होता था बना था CaCl2 बना था। मैंने कहा था ये ड्राइंग एजेंट के रूप में काम आता है, लेकिन इस इंडस्ट्री में इसका कोई यूज, इसको
ब्लीचिंग पाउडर वाली इंडस्ट्री को बेच दिया जाता है, पैसे उससे ले लिए जाते हैं। याद है ब्लीचिंग पाउडर में बनाने में काम आता है, वो लिखा हो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, उसमें CaCl2 है। आई बात समझ में? तो ये भी आपके काम का एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अब कुछ रिएक्शंस आपको दे रखी है, नेक्स्ट पेज पे आओ। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से अपने कोर्स में है उसके हिसाब से। एक पहली रिएक्शन दे रखी है आपको HCOH, फॉर्मिक एसिड दे रखी है। किससे रिएक्शन करवा रखी है? कॉन्सेंट्रेट HCl4 से। एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट माना जाता है कॉन्सेंट्रेट HCl4। क्या करेगा? वाटर निकाल देगा। तो वाटर निकाल दिया यहाँ से, निकाल दिया वाटर, देखो CO बचा है, सिर्फ क्या बचा है? CO बचा और साथ में निकल गया क्या? वाटर। ये CO कौन सी गैस होती है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या टॉक्सिक होती है कि नहीं होती है? टॉक्सिक गैस होती है। ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक कॉम्प्लेक्स बना देती है, जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है और मल्टीपल ऑर्गन के फेल होने के चांसेस बन जाते हैं, डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हालांकि इसका एक एंटीडोट भी होता है जिसको कार्बोजीन के नाम से जाना जाता है, आगे कार्बन फैमिली में लिखा हूं। कार्बोजीन होता है जिसमें 90 से 95% तक का O2 और 5 से 10% की CO2 होती है। उसको बॉडी में तुरंत इंजेक्ट किया जाता है ताकि ऑर्गन्स को 90 से 95% की O2 पास कर रहे हो आप, तो वो ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिले अचानक से और वो एक्टिव हो जाए, वापस काम करना चालू कर दे, जो डीनेचर हो जाते हैं। कुल मिलाकर के अगर आपने सही समय पे वो इंजेक्ट दे दिया, इंजेक्ट कर दिया उसको, तभी जान बच पाती है। अगर ज्यादा इनहेलेशन हो चुका है CO गैस का तो फिर जान बचना मुश्किल हो जाता है। ये जो मजदूर लोग नहीं होते हैं, मजदूर लोग बेचारे समझते नहीं है, वो लोग तो क्या करते हैं, सर्दियों के मौसम में बंद कमरे के अंदर सिगड़ी जला के सो जाते हैं। सिगड़ी जला के सोचते हैं गर्माहट की, बंद कमरा और बंद कर देते हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं, हवा नहीं आए बाहर से ठंडी। तो वो क्या सिगड़ी जलाते हैं, सिगड़ी में से क्या निकलती रहती है? CO गैस निकलती रहती है। और वो CO गैस निकलती है, रात भर उसको इनहेल करते हैं और वो डेथ भी इवन हो जाती है। कई सारे ऐसे हादसे हुए जिसमें मजदूरों की डेथ हो गई है ना। क्यों? क्योंकि वो रात भर CO गैस को इनहेल करते रहे। अभी रिसेंट एक हादसा हुआ है बॉम्बे के अंदर, एक मल्टी स्टोरी के अंदर एक बाथरूम में एक बच्चे की डेथ हो गई, क्योंकि बाथरूम में लगा हुआ था गैस गीजर। और गैस वाला जो गीजर नहीं होता, जो सिलेंडर से कनेक्ट करके गैस गीजर आते हैं, पहले अपने तो जनरली लगे रहते हैं इलेक्ट्रिक गीजर लगे रहते हैं, पर गैस गीजर भी आते हैं आजकल जो सिलेंडर से कनेक्टेड रहते हैं। वो गैस गीजर भी CO गैस का लिबरेशन करता है। तो बाथरूम के अंदर अगर गैस गीजर लगा हुआ है तो वो एक ही शर्त पर लगा हुआ होना चाहिए, ताकि मतलब ये होना चाहिए मेन कि वो बाथरूम में वेल वेंटिलेटेड एरिया हो, उसमें बड़ी सी खिड़की हो ऊपर की साइड में जिसमें से CO गैस बाहर जा सके, निकल सके। अगर बाथरूम पैक है और अंदर गैस गीजर आपने लगा रखा है तो उसको यूज करना सही नहीं है, डेथ होना तय है। अभी रिसेंटली एक बॉम्बे के अंदर हुआ है, मल्टी स्टोरी में बच्चे की डेथ हो गई थी गैस गीजर को लेकर के। तो वो अंदर बाथरूम में गया और वो आधे पौने घंटे 1 घंटे निकला ही नहीं, जब पता चला कि वो तो दिक्कत हो चुकी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये भी आपको ध्यान रखना, किसी घर पर तो नहीं है गैस गीजर, हाँ तो ध्यान रखना, मतलब वेल वेंटिलेटेड एरियाज में इसको लगाना चाहिए। तो ये एक रिएक्शन आपको दे रखी है। इसको अगर आपको CO, यहाँ पे CO गैस की जगह आपको CO के साथ पे CO2 बनानी हो, आप ऑक्सैलिक एसिड ले लो, H2C2O4, ये कॉन्सेंट्रेट HCl4 होता है। लिया, वही वाटर को निकाल दिया बेटा, देखो H2O गया, C2O3 बचा। क्या बचा? C2O3। C2O3 को मैं CO + CO2 लिख सकता हूँ। तो दोनों गैसेज अगर आपको एक साथ बनानी हो तो आप ऑक्सैलिक एसिड ले लें। आप यहाँ पे मेलोनिक एसिड ले सकते हैं, मेलोनिक एसिड दे रखा है उसमें, देखो क्या हो गया, फॉर्मूला भूल गया क्या मैं, हाँ COOH, देखो यहाँ पे ये मेलोनिक एसिड दे रखा है बेटा। यहाँ पर इस फॉर्मूले की अगर बात करें, इसमें अगर आपने यहाँ पे लिया कांस्टेंट HCl4 और इसमें आपने यहाँ पे निकाला 2 वाटर मॉलिक्यूल, क्या निकाला? 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाले। दोनों वाटर मॉलिक्यूल निकले तो चारों तो H गए और दोनों ऑक्सीजन गए। तो आप देखो यहाँ पे क्या बचा, 3 तो कार्बन बचे और 2 ऑक्सीजन बचे, ये बचा C3O2। क्या बचा? C3O2। ये होता है कंपाउंड कुछ इस तरह का, तीनों कार्बन डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़े होते हैं इस तरह से। और ये अपने आप में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था इसका कि कार्बन सब ऑक्साइड, तो एक तो नाम होता है इसका, क्वेश्चन ये पूछा था कार्बन सब ऑक्साइड के अंदर तीनों कार्बन जो है वो कौन सा हाइब्रिडेशन रखते हैं। तो इसमें भी sp, इसका भी sp, इसका भी sp, तीनों कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp हाइब्रिडेशन निकल के आता है। चाहो तो वहीं पे लिख देना, तीनों कार्बन पे एरो लगा के sp हाइब्रिडेशन होता है। चौथी एक रिएक्शन और दे रखी है आपको वहां पे, चेयरिंग ऑफ शुगर दे रखा है। चेयरिंग ऑफ शुगर, चेयरिंग ऑफ शुगर मतलब चेयर मतलब आया है चारकोल वर्ड से, C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला हो गया। कॉन्सेंट्रेट HCl4 से इसकी रिएक्शन करवाई यहाँ पे, इसने क्या करा, 11 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकाल दिए, ये 11 वाटर मॉलिक्यूल सबको बाहर निकाल दिया। सिर्फ क्या बचा? कार्बन बचा। क्या बचा? कार्बन। ये कहलाता है शुगर चारकोल। क्या कहलाता है? ये शुगर चारकोल कहलाता है। और शुगर चारकोल अपने आप में प्योरेस्ट चारकोल की कैटेगरी में माना जाता है। जो चारकोल जनरली मिलते हैं उसमें ये प्योरेस्ट चारकोल होता है, क्योंकि इसमें कोई अशुद्धि, कोई इंप्योरिटी नहीं होती है। अब लिया आपने यहाँ पर 5वें नंबर पे आपको लिया गया है 2 मोल HCl4 के दे रखे हैं। हाँ, आपको याद है एक रिएक्शन करवाई थी मैंने Cl2O7 की, Cl2O7 को अपने वाटर में डाला था तो HCl4 बना था, याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा है पक्का? बस तो उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? Cl2, तो इसमें से वाटर निकाल दो 2 मोल में से। अगर आपने रिएक्शन को ऐसे कर दिया, यहाँ पे आपने लिया क्या? P4O10। क्या लिया?
P4 उसने क्या करा, वाटर को बाहर निकाल दिया और उल्टा रिएक्शन चले गया, Cl2 बन गया। ऐसे आपने यहाँ पे 2 मोल अगर आप HNO3 ले लेते हो, P4 से रिएक्शन करवाए, P4 भी एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, N2O5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? N2O5। तो ये मल्टीपल रिएक्शन है जो सिर्फ ये प्रूव कर रही है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैसे वर्क करता है, कैसे आपको प्रोडक्ट बना करके देना है। लास्ट में एक नोट दे रखा है। नोट का पहला पॉइंट ये बोलता है कि अमोनिया को हम ड्राई नहीं कर सकते हैं कैल्शियम, ये सॉरी कैल्शियम क्लोराइड को यूज करके, या कॉन्सेंट्रेट SO4 को यूज करके, या फिर P4 को यूज करके। ड्राई नहीं कर सकते हैं का मतलब क्या है बेटा? बताओ, वो ड्राई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो आपस में क्या कर जाते होंगे? रिएक्शन कर जाते होंगे। ड्राइंग एजेंट अच्छा कब माना जाता है? जब वो सिर्फ वाटर को खींच के लेकर के आ जाए और रिएक्ट भी ना करे। जैसे एक सॉल्वेंट अच्छा कब होता है? जब उसमें किसी कंपाउंड को घोलें और वो खुल जाए और रिएक्शन भी उस कंपाउंड से ना करे, वो अच्छा सॉल्वेंट तब माना जाता है। ठीक है। अब अमोनिया के साथ में क्या दिक्कत है? अमोनिया के साथ में आप ना तो कॉन्सेंट्रेट SO4 ले सकते हो क्योंकि वो आपस में रिएक्शन कर जाते हैं बेटा, क्योंकि अमोनिया बेसिक होती है और SO4 एसिड है। P4O10 भी एसिडिक होता है क्योंकि वो नॉन मेटल फॉस्फोरस का ऑक्साइड है। ठीक है, वो भी एसिडिक है। अमोनिया बेसिक है, रिएक्शन कर जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड अगर आपने लेने की कोशिश करी तो वहां पे एडक्ट बन जाता है। रिएक्शन किस प्रकार से होती है यहां लिख रहा हूं, बोर्ड पे देखो एक बार। NH3 की रिएक्शन करवाई आपने, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट SO4 लिया। अब ये कैसा है बेटा? एसिड। क्या है ये? एसिड। और इसकी रिएक्शन इसके नीचे कैसी है? बेसिक है ना, ये वीकली बेसिक होता है। रिएक्शन होकर के अमोनियम का सल्फेट बनाता है, रिएक्शन हो गई, सल्फेट बन गया, तो इसको आप ड्राई करने के लिए नहीं ले सकते हो। अगर आपने इसको यहाँ पर इसके साथ में लिया, मान लो P4O10 लेने की कोशिश करी, ये भी एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है क्योंकि फॉस्फोरस नॉन मेटल का ऑक्साइड ही है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसे होता है? एसिडिक। रिएक्शन करके अमोनियम का यहाँ भी क्या बना देगा? फॉस्फेट बना देगा। रिएक्शन हो गई, यहाँ पे सॉल्ट बना दिया। अगर आपने कैल्शियम क्लोराइड लेने की कोशिश करी तो देखा जाता है इन दोनों के रिएक्शन से एक एडक्ट बनता है, ये वाला। ये एडक्ट होता है। क्या होता है ये? एडक्ट। दोनों रिएक्शन करके एडक्ट बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं अपने एक दूसरे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। इससे तीनों से रिएक्शन कर रहा है, इसलिए NH3 को ड्राई करने के लिए आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं ले सकते। ध्यान रखना इस चीज को। इसको ड्राई करना है तो सिर्फ क्या काम आएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या काम आएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। चूना ही काम आ सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड के थ्रू इसको ड्राई कर सकते हो क्योंकि चूना भी बेसिक है और ये भी बेसिक है। बेस बेस रिएक्ट नहीं करेंगे और सिर्फ वाटर खींच करके लेकर के आ जाएगा। एक पॉइंट और उसमें लिखा हुआ है कि एल्कोहल फिनॉल, ये रिएक्शन लिख लो आप पहले एक बार। वो रिएक्शन, वो पॉइंट लिखा नोट का फर्स्ट पॉइंट, वहीं साथ में कहीं भी जगह खाली है बहुत सारी, वहां पे रिएक्शन लिख लो। बड़े डिस्टर्ब हो रहे हो तुम, बहुत पढ़ रहे हो, जान जो होकर के एकदम बिल्कुल नालायक हो। टेक्निकल एक्सपर्ट से बात कर रहे हो तुम अभी, है ना?
देखो, तो ये यहाँ पर ये था आयनिक क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड था ये? आयनिक वाले को अगर आप हीट करोगे तो हीट करने पे वाटर निकल जाता था, ये अलग हो जाता था, ठीक है, डिहाइड्रेशन होता था, जबकि कोवलेंट वाले में रिएक्शन हो जाती थी। पर अगर आपको इससे एनहाइड्रस वाला बनाना है, एनहाइड्रस MgCl2 बनाना है, तो मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी, MgCl2.6H2 को आप हीट तो करो, लेकिन किसके एटमॉस्फेयर में? याद है आपको? HCl के एटमॉस्फेयर में। ये भी HCl दे रहा है हीट करने पर, और अगर आपने एटमॉस्फेयर भी HCl का रखा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी ली-चाटले प्रिंसिपल से, और सिर्फ MgCl2 बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह से आप एनहाइड्रस MgCl2 को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन किसके एटमॉस्फेयर में? एक रिएक्शन और बताई थी इसको प्राप्त करने की, इसको बनाने की, वो था MgO + C+Cl2। याद है कुछ आपको? रिडक्ट क्लोरिनेशन याद है? ये कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट था, ये ऑक्सीजन को लेकर चल जाता था किस फॉर्म में बाहर? CO की फॉर्म में बाहर, और Cl2 का अटैक हो गया तो Mg पे बना देता है MgCl2। याद है? ऐसे भी आप MgCl2 बना सकते थे। तो ये MgCl2 बनाना हो या AlCl3 बनाना हो या BeCl2 बनाना हो, ये वाला काम आप कर सकते हो। रिडक्टिव क्लोरिनेशन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ये पर लिख चुके हैं। देखो, तो वही लिखा हुआ है वहां पे, MgCl2.6H2 एंड AlCl3.6H2 कैन नॉट बी ड्राइड बाय हीटिंग अलोन, क्योंकि अपन इसको डिटेल में ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे बनाया जा सकता है इसको। आगे है बोरोन फैमिली वाला पार्ट। क्या चीज? नहीं, मैं नहीं पढ़ा रहा, बस मैं तो इतना सा ये इंट्रोडक्शन सुनाऊंगा बस आप। हाँ, पढ़ा नहीं रहा, बस बोलूंगा, मैं बोलूंगा, आप लोग कुछ लिखना नहीं है, ठीक है? अब देखो आप ध्यान से, चलो ठीक है, देख लो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लो बस, फिर उसके बाद बोरिस कंपाउंड से पढ़ना रहेगा। बोरोन फैमिली पे आऊं। बोरोन फैमिली में आप तो ऐसे सुन लो, यहाँ पर ये सारी बातें आपको रीड मार लेनी है बस, फिर यहाँ पर मैं सुना देता हूं आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब देखो बोर्ड पे एक बार। बोरोन फैमिली के अंदर कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन में बोरोन क्या होता है? प्योरली नॉन मेटल। एल्यूमिनियम क्या होता है? प्योरली मेटल, ठीक है, मेटल होता है। गैलियम, इंडियम, थैलियम भी कैसे होते हैं? मेटल ही होते हैं। हाँ, वो अलग बात है, एल्यूमिनियम के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज बोरोन की भी होती हैं, कुछ कंपाउंड वो कोवलेंट भी बनाता है ना, प्योर मेटल होने के बावजूद भी कुछ कंपाउंड कोवलेंट बनाता है, क्योंकि Al+3 कैटायन अपने आप में बहुत एक्सट्रीमली हाई पोलराइजेशन पावर रखता है, इसलिए अपने से जुड़े हुए एनायन को पोलराइज करके कौन से कैरेक्टर डोमिनेट करवा देता है? कोवलेंट कैरेक्टर। इसलिए याद है Al का F3 आयनिक था, Cl3 भी R3 कोवलेंट थे, याद है ना? वैसी सेम यहाँ पर है। बोरोन जो है अपने आप में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एक अमॉर्फस फॉर्म के अंदर। अमॉर्फस फॉर्म जो होती है बोरोन की, वो अपने आप में मोस्ट रिएक्टिव होती है। कैसी होती है? मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म होती है। जो अपन बोरोन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन सा वाला होता है? अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो होता है B12 और एक होता है B10 फॉर्म में। ये B12 होता है कोवलेंट सॉलिड। कैसा है? कोवलेंट सॉलिड। इसका स्ट्रक्चर होता है कोवलेंट सॉलिड है यहाँ पे, वो इसका स्ट्रक्चर होता है आइकोसाहेड्रल। कैसा होता है? आइकोसाहेड्रल। पहले बताया हुआ है आपको मैंने, बोरोन फैमिली में बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि B12 की फॉर्म में मिलता है, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिलता है। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर लास्ट में 6 पॉइंट लिखवाए थे कि सभी एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? कार्बन का, डायमंड की फॉर्म में। सबसे कम किसका होता है? हीलियम का। मेटल्स में सबसे ज्यादा किसका होता है? टंगस्टन का। मिनिमम किसका होता है? मरकरी का। बोरोन फैमिली में बोरोन का, और मिनिमम किसका? बोरोन फैमिली में गैलियम का। ये 6 पॉइंट लिखवाए लाइन से, कुछ भी याद नहीं आता है, आ रहा है याद? तो बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो किस फॉर्म में मिलता है? B12 में। B भी उसका एक आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, और ये कहां काम आता है? न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर में। किसमें काम आता है? न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने में काम आता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर अगर किसी को न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना है तो इसको काम में लिया जाता है B10 को, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, है ना? क्योंकि न्यूट्रॉन्स की स्पीड अगर बहुत फास्ट हो जाती है तो रिएक्शन एक्सप्लोड कर सकती है, इसलिए उनकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए एब्जॉर्ब करने का काम B10 आइसोटोप करता है। इतना समझ में आया? अगर हम बोरोन फैमिली के जैसे एल्यूमिनियम की बात करें, एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं बैंगन आलू फेंका करो। सब बोर्ड पे देखो, बैंगन आलू फेंका करो। ये 4 ऐसे मेटल्स हैं जिनको रिएक्शन आसानी से हर किसी से नहीं होती है, क्योंकि इनके ऊपर इनके ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी रहती है, जिस कारण से प्रोटेक्टिव लेयर होने के कारण से ये आसानी से किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। अपने बोरोन फैमिली पढ़ रहे हैं, इसलिए बात किसकी करेंगे अभी? एल्यूमिनियम की। बाकी की बात नहीं करेंगे, बाकी सब आगे आ जाएंगे। पूरे पी ब्लॉक के अंदर पढ़ना है उसको आगे अपने को, वो वाला पार्ट है। अगर हम जैसे एलिमेंट लेते हैं, किसी भी एलिमेंट को लिया बोरोन फैमिली की, ये लिया, इसकी रिएक्शन हमने किसी ऑक्साइड से करवाई, तो बताओ किस टाइप का ऑक्साइड बनेगा? E2O3। ये तो बनेगा ना, जैसे B2O3, Al2O3 वगैरह। अगर इसी की रिएक्शन हमने N2 से करवाई तो ये टाइप का नाइट्रेट बन जाएगा। बोलो सही है? बस ये 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे थे, देख लो आप यहाँ पे ऊपर इंट्रोडक्शन में। बोरोन इज टिपिकली व्हाट? नॉन मेटल। एल्यूमिनियम इज अ मेटल बट शोज many chemical similarities to boron. गैलियम, इंडियम, थैलियम कैसे हैं? प्योरली मेटेलिक होते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बोरोन इज नॉन मेटेलिक इन नेचर, इसलिए इसका ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक।
इट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर सॉलिड, किस फॉर्म में? B12 फॉर्म में। किस फॉर्म में? इट एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स, B10 एंड B12। वहीं लिख दो B10 एंड B12, और B10 के आगे लिख देना न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर, ये लिख दो आप चाहो तो, ये पूरा लिख दो। अरे ऐसे क्यों घूर रहे हो? एक छोटा सा पार्ट है, बस हो गया, जा रहा हूं मैं। तो सोच रहे ऐसे देखने लग जाते, अभी तक तो ऐसे देख रहे थे, अब ऐसे देख रहे हैं, ऐसे क्यों देख रहे हो? हो गया? देखो लास्ट इसका पॉइंट देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट लिखा हुआ है, हाईलाइटेड है, हाई बॉइलिंग पॉइंट कुछ लिखा हुआ है, ये गैलियम के लिए लिखा हुआ है, तो उसमें गैलियम लिखा हुआ है ऊपर जस्ट फर्स्ट लाइन में, गैलियम लिखा हुआ है लास्ट में, गैलियम विद लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 303 केल्विन का, इसलिए ये समर्स में लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है आपको, और इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, इसलिए इसको हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर्स बनाने में काम में लेते हैं। जो इंडस्ट्री के अंदर अपने को हजारों डिग्री का टेम्परेचर मेजर करना होता है ना, तो वहां ये अपन जो घर में बुखार नापते हैं ना बेटा, वो टेम्परेचर काम नहीं करता है। वो थर्मोमीटर के आप जाके वहां खड़े हो गए ऐसे देख रहे हैं, मेजर कर रहे हैं उसका, अरे वो जल जाएगा, फूट जाएगा। मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, उसमें मरकरी होता है। आपको गैलियम लेना पड़ता है हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर को मेजर करने के, मतलब बनाने के लिए, क्योंकि वही मेजर कर पाता है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ये इसमें लिखा हुआ है, इस लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, गैलियम से लेकर के हाई टेम्परेचर तक बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, 4th पॉइंट में। उसके बाद जो बातें मैंने बोली बेटा वो सारी यहाँ लिखी हुई है नेक्स्ट पॉइंट में, केमिकल प्रॉपर्टीज में रीड मार लेना, यही सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। बोरेक्स वाले कंपाउंड से अपन को स्टडी करना है आगे, चलो ठीक है, काफी है इसके लिए। थैंक यू।